तैयार कर रखी है, बल्कि रणनीतियों को धार देने के लिए बैठकों का दौर भी जारी है। और सबसे ज्यादा जरूरी है अपनों को साथ रखा जाए। देखिए ये रिपोर्ट। तपती गर्मी में मध्य प्रदेश पर चुनावी बादल मंडरा रहा है। हर बीते दिन के साथ चुनावी रण करीब आता जा रहा है। पिछले चुनाव की तरह इस बार भी भीषण सियासी घमासान के पूरे आसार हैं। दोनों खेमे अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं, क्योंकि राजनीति में रणनीति ही जीत हार का अंतर पैदा करती है। बात बीजेपी की करें तो पार्टी अपनी रणनीति पर जोर शोर से काम कर रही है। कोर कमेटी की बैठक के जरिए हर लूप होल पर फोकस किया जा रहा है। कोर कमेटी की बैठक से पहले प्रभारियों ने अलग अलग जिलों का दौरा किया था और अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली थी। चुनाव से पहले सबसे बड़ी मुश्किल होती है बगावत और नाराजगी। जाहिर है बीजेपी इस चुनौती से निपटने के लिए भी रणनीति बनाएगी। कोर कमेटी की बैठक ही अपने आप में महत्वपूर्ण होती है और विषय तो जनता की सेवा है, प्रदेश का विकास है। राजनीतिक दल की बैठक है, चुनाव जीतने की चर्चा है। देखिए आज कोर ग्रुप की बैठक है और कोर ग्रुप की बैठक में चुनावी तैयारियों पर, चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी और लगातार कोर ग्रुप की बैठकें हो रही हैं। उसी के अंतर्गत आज बैठक। मंत्री गोपाल भार्गव का कहना है कि सभी जिलों में बीजेपी की स्थिति बेहतर है। यहां तक कि छिंदवाड़ा में भी बीजेपी का संगठन मजबूत है। महाकौशल और बुंदेलखंड में भी वो बीजेपी की स्थिति को मजबूत मानते हैं। गोपाल भार्गव का मानना है कि छोटी छोटी नाराजगी शिकायतें होती हैं, लेकिन उनको दूर भी कर लिया जाएगा। कोई नाराजगी नहीं, बीजेपी में हर तरफ खुशहाली है, आनंद है, प्रसन्न है। छोटी मोटी नाराज शिकायतें होती हैं तो उनको दूर करने के लिए हम सभी वरिष्ठ लोग जाते हैं। नहीं, मालवा के बारे में मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम बुंदेलखंड और महाकौशल के बारे में कह सकते हैं कि बहुत बेहतर है। सर, कोई कार्यकर्ता में कहीं कोई नाराजगी नहीं है? ये जो निकल कर चीजें आ रही हैं? नहीं, कोई नाराजगी नहीं। छोटी मोटी बातें होती, किसी ने कहा हमारा ट्रांसफर नहीं हुआ, किसी ने कहा हमारा कुछ नहीं। ये बातें निपटा दी जाती हैं, जब ट्रांसफर होंगे तो हो जाएंगे। ये देखिए इतना है कि 8 लाख कर्मचारी हैं, कहीं कोई रह जाता है, हमारे लाखों कार्यकर्ता हैं, उनके काम होते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि ये तो एक ऐसा है कि प्रक्रिया की बात है। कोर कमेटी की बैठक में संगठन के पदाधिकारियों से लेकर तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी इस बात का संकेत है कि पार्टी ने चुनाव की फुल प्रूफ रणनीति पर काम तेज कर दिया है। सियासी तर्कश में मुद्दों के तीर अब भरे जा रहे हैं। शैलेंद्र सिंह भदौरिया, न्यूज़ 18, भोपाल। ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच महानदी जल विवाद को लेकर ट्रिब्यूनल की टीम 19 अप्रैल को रायगढ़ और सारंगगढ़ इलाके में नदी के आसपास का दौरा करेगी। माना जा रहा है कि टीम में छत्तीसगढ़ के साथ ओडिशा के जल संसाधन विभाग के अफसर भी रहेंगे। उधर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने जल विवाद का मामला ट्रिब्यूनल में जाने पर निराशा जताई है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ ओडिशा के बीच महानदी विवाद सुलझाने के लिए गठित ट्रिब्यूनल की टीम राज्य के दौरे पर है। यह टीम 19 अप्रैल को रायगढ़ और सारंगगढ़ इलाके में नदी के आसपास का दौरा करेगी। इसके बाद ओडिशा में 29 अप्रैल से 3 मई तक निरीक्षण चलेगा। करीब 4 साल से ट्रिब्यूनल में इस विवाद की सुनवाई चल रही है और माना जा रहा है कि अब ये अंतिम चरण में है। छत्तीसगढ़ ओडिशा के बीच इस विवाद की मुख्य वजह है ओडिशा का हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध महानदी पर बना है, जो छत्तीसगढ़ से बहकर ओडिशा में प्रवेश करती है। दोनों राज्यों के बीच महानदी विवाद की शुरुआत 1983 में हुई और 2016 में यह विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। ओडिशा ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में महानदी पर बने बांधों के चलते नदी की धारा प्रभावित हो रही है और हीराकुंड बांध में पानी का लेवल लगातार कम होता जा रहा है। ओडिशा का कहना है कि महानदी के सूखने का खतरा बढ़ चुका है, जिससे राज्य के आम लोग, किसान, उद्योग और पूरा पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित होगा। 2016 में ओडिशा सरकार की शिकायत के बाद 2018 में ट्रिब्यूनल का गठन किया गया, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार का मानना है कि ये मामला ट्रिब्यूनल में नहीं जाना चाहिए था। लंबे विवाद की वजह से छत्तीसगढ़ में महानदी पर सरकार बांध नहीं बना पा रही है। इसे ट्रिब्यूनल में तो जाना ही नहीं था। महानदी छत्तीसगढ़ से निकला है और यहाँ
हमारा कोई बांध नहीं है। 7 बैराज बने हैं, उसका भी कोई उसी के कारण से विवाद पैदा हुआ और इसके कारण से पूरा हमारा चाहे सरगुजा में जो हम लोग बांध बनाना चाहते हैं या फिर इधर पैरे हाई डैम बनाना चाहते हैं, वो सबको रोके रखा है और मैं समझता हूँ कि हम लोगों को अनुमति मिलनी चाहिए, जबकि सारा पानी तो वहीं जाता है। छत्तीसगढ़ के धमतरी स्थित सिहावा पर्वत से महानदी का उद्गम होता है। यह नदी 885 किलोमीटर का रास्ता तय कर बंगाल की खाड़ी तक जाती है। महानदी का कछार 5 राज्यों छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड के बीच है, लेकिन इसका कैचमेंट एरिया 53% छत्तीसगढ़ में और 46.5% ओडिशा में है। यही वजह है कि इन दोनों राज्यों के लिए महानदी बेहद अहम है। महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा माना जाता है। दोनों ही राज्यों में खेती, उद्योग और अर्थव्यवस्था में इस नदी की केंद्रीय भूमिका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, रायपुर। चुनावी साल है, लिहाजा छत्तीसगढ़ में फिर एक बार बाहर आया आरक्षण का मामला। इस बार मुद्दे को हवा मिली मंत्री के बयान और राज्यपाल के इनकार के चलते। इस पर रिपोर्ट देखते हैं। पॉलिटिकल चीफ मिनिस्टर राज्यपाल से आग्रह करते हैं कि वो प्रदेश के विकास में योगदान दे। गवर्नर हैज सम लिमिटेशन। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बहकावे में ना आए। चुनावी साल में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मुद्दा है आरक्षण, जिसे लेकर गेंद को एक पाले से दूसरे पाले में उछालने का काम हो रहा है। तत्कालीन राज्यपाल अनुसुईया उइके तो फिर भी जवाब देती थीं, लेकिन नए राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन लंबी लाइनों में जवाब नहीं देते। चंद शब्दों के सहारे सब कुछ साध लेते हैं। ऐसा लगता है कि आंध्रा के अभिभावक होने से पहले उनका लंबा राजनीतिक तजुर्बा और कई किताबें लिखने का अनुभव एक साथ काम कर रहा है। दरअसल राज्यपाल से राजभवन में अटके पड़े आरक्षण बिल पर हस्ताक्षर को लेकर सवाल पूछे गए, यहाँ से वहाँ से, दाएं से बाएं से, लेकिन कुल जमा 1 दर्जन से कुछ अधिक शब्दों के सहारे राज्यपाल ने साफ कर दिया कि सरकार का रास्ता इतना भी आसान नहीं। पॉलिटिकल मैटर्स टू आस्क द चीफ मिनिस्टर। गवर्नर हैज सम लिमिटेशन, दैट्स व्हाई डोंट आस्क ऑल दिस क्वेश्चन। लेकिन बहुत संवेदनशील मामला है सर, इसको बोलिए। I am governor. This is political matter. Governor have some limitation. Ask to CM. बस इतना ही कहा गवर्नर ने, लेकिन ये पहला मौका नहीं। शपथ की औपचारिकता के बाद अगर राज्यपाल ने सबसे पहला बयान दिया था तो आरक्षण बिल को लेकर ही। तभी उन्होंने साफ कर दिया था कि राजभवन का रास्ता और कठिन हो गया है। इधर कांग्रेस लगातार हमलावर है। अब तक इंतजार की मुद्रा वाली कांग्रेस आक्रामक हो गई है। नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि पुराने राज्यपाल की तरह नए राज्यपाल भी बीजेपी के प्रभाव में विधेयक को अटका रहे हैं, जानबूझकर साइन नहीं कर रहे। हमारी सरकार ने तो जिसको जितना संवैधानिक व्यवस्था है कि जिसकी जितनी जनसंख्या होगी अनुसूचित जाति जनजाति को, उसके अनुरूप आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था और ईडब्ल्यूएस को भी 4% उनके जनसंख्या के आधार पर और पिछड़े वर्गों को मंडल आयोग के अनुशंसा के आधार पर 27%। इस तरह से हम लोगों ने विधानसभा में बिल पारित करके राज्यपाल को भेज दिया है। लगभग 4 महीने हो गए, लेकिन राज्यपाल महोदय द्वारा हस्ताक्षर नहीं करना हमारे प्रदेश के लोगों के विकास में जानबूझकर अवरोध पैदा करने के बराबर है। समाज के लोग जो है असंवित हैं, अनुसूचित जाति के, जनजाति के, पिछड़े वर्ग के, ईडब्ल्यूएस के लोग राजभवन की तरफ देख रहे हैं कि अभी तक क्यों रोका जा रहा है, और लोग इस बात को समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर माननीय राज्यपाल जी इस विधेयक को रोके हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है। इधर राजभवन बनाम सरकार के सियासी खेल में अगर कोई पिस रहा है तो नियुक्तियों का इंतजार करते बेरोजगार, जो चातक पक्षी की तरह नौकरी की बारिश को घूर रहे हैं। पिछले 6 महीने की सियासी रस्साकशी बताती है कि अभी इन्हें और प्यासा रहना होगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और इधर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस चाहती ही नहीं कि आरक्षण लागू हो। पहले हाई कोर्ट में अपने ही लोगों से पिटीशन लगवाकर 58% आरक्षण को रद्द करवा दिया। एक 82% आरक्षण का विधेयक कांग्रेस ने लाया था, उसे पास ही नहीं कराया। राज्यपाल भी सहमत थे उसमें। अभी सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसमें 58% आरक्षण पर स्टे नहीं ले पाए हैं और कोर्ट पूछ रही है क्या स्टे चाहते हैं, तो कहते हैं हम बाद में बताएंगे। वहाँ भी पक्ष ठीक से नहीं रख रही है। राजभवन ने जो डेटा मांगा क्वांटिफाइबल डाटा आयोग का, वो डेटा नहीं दिया। सवाल सामान्य से थे वो मांगे गए, उसका जवाब सरकार ने नहीं दिया। तो जो इतने सारे तथ्य हैं वो बताते हैं कि कांग्रेस की सरकार चाहती ही नहीं आरक्षण लागू हो। राजस्थान के कोटा जिले के एक छोटे से गांव की लड़की ने कई सुंदरियों को पछाड़कर अपने सिर फेमिना मिस इंडिया 2023 ब्यूटी पेजेंट का खिताब सजाया है। लोग उनके परिवार वालों को बधाई दे रहे हैं। फेमिना मिस इंडिया 2023 में मिस इंडिया का खिताब जीतने वाली राजस्थान के कोटा की रहने वाली नंदिनी गुप्ता ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। दिलवालों के शहर दिल्ली की एक लड़की से मुलाकात हम आपकी कराने जा रहे हैं। नाम है श्रेया पुंज, जो फेमिना मिस इंडिया 2023 की फर्स्ट रनर अप है। हमारे साथ सीधे श्रेया पुंज बैठी हैं, देख रहे हैं आप। सीधे इन्हीं से बातचीत करते हैं कि किस तरह से फेमिना मिस इंडिया 2023 के ये वहां तक पहुंची। फर्स्ट रनर अप की अनाउंसमेंट हुई तो उस समय क्या माहौल था, सारी चीज़ों पर बातचीत करेंगे। श्रेया, सबसे पहले आपको फर्स्ट रनर पर आने के लिए न्यूज 18 की ओर से आपको ढेर सारी बधाइयाँ। सबसे पहला सवाल कि अक्सर ऐसा आज के ज़माने में तो नहीं कह सकते, लेकिन एक वक्त था कि लड़कियों को इस क्षेत्र में आने के लिए अक्सर मना किया जाता था कि फील्ड अच्छा नहीं है, नहीं है। तो ऐसा कुछ फील हुआ अपने परिवार में कि आप इस और कदम रख रही हैं पढ़ाई के साथ साथ, और मम्मी या पापा ने मना किया हो, या मम्मी और पापा में सबसे ज़्यादा किसने आपको सराहा कि आप बढ़ो आगे, हम आपके साथ हैं? बिल्कुल, मतलब मेरे जो दोनों पेरेंट्स हैं वो काफ़ी सिंपल लोगों में आते हैं। वो उनको they come from a service background, so they don't understand a lot about taking so many risks and counting. They have had a very different upbringing. तो जब मैंने सबसे पहली बार उनको बोला था तो उनकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया, क्योंकि उनको लगा, चेहरे से क्या लगा कि ना बोल देंगे। कुछ बोला ही नहीं, उन्हें लगा मैं मजाक कर रही हूँ। तो मैंने बोला कि मुझे मिस इंडिया करना है, और उन्हें लगा कि मैं मजाक कर रही थी ऐसे ही न्यूज़पेपर पढ़ के, न्यूज़पेपर में ऐड देख के। तो फिर मैंने बोला कि नहीं, मुझे सच्ची में करना है। तो बचपन से मैंने कभी उनको ऐसे ज़्यादा कुछ क्योंकि मैं पढ़ाई में हमारे को हमेशा काफ़ी ध्यान दिया जाता था घर की तरफ से, तो पढ़ाई में हमेशा अच्छे ही थे और बाकी सारी चीज़ों में अच्छे थे। घर में कभी मम्मी पापा ने हमेशा सारे स्पोर्ट्स में एनकरेज करा, सब कुछ ऐसे चलता था। पर ऐसे एकदम से मिस इंडिया करना और फिर उसके बाद एक पूरा डिफरेंट करियर में चले जाना तो थोड़ा शॉकिंग था उनके लिए। तो स्टार्टिंग में उनको नहीं समझ आया कि क्या बोल रही हूँ मैं और मैं कैसे करूँगी, क्या होगा। पर फिर मेरी आई थिंक चाह इतनी ज़्यादा थी इसके लिए, और मैंने काफ़ी मेहनत भी करी जो उन लोगों ने देखी, और आई थिंक उसके बाद उनको कभी उस चीज़ से दिक्कत नहीं हुई। इनफैक्ट आज के टाइम पे मेरे पेरेंट्स मेरे सबसे बड़े सपोर्टर्स हैं। कभी मुझसे ज़्यादा उनको खुशी होती है, मुझसे ज़्यादा उनको याद रहता है मैंने कहाँ पे किसके साथ काम करा था। मेरा सारे काम की पिक्चर्स या वीडियोस मेरे पास हो ना हो, उनके फ़ोन में सेव्ड ज़रूर होती हैं। वो हमेशा जाके सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे और सारे न्यूज़पेपर्स से कटिंग्स रखते हैं मेरे कामों की, सारे पोस्ट सेव करते हैं जहाँ पे मैं दिखती हूँ उन्हें। किसी होर्डिंग पे या बिलबोर्ड पे मैं दिख जाऊँ तो सबसे पहले नीचे खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाते हैं। तो पहले शुरुआत में नहीं था क्योंकि उन्हें समझ नहीं आया था, उन्होंने कभी ये सब देखा नहीं था, एंड आई एम देयर फर्स्ट चाइल्ड। तो मुझे ये बोलती है मेरी मम्मी कि मैंने उन्हें बहुत सिखाया है, पर दरअसल वो सीखना चाहते थे इसलिए वो सीख गए। मैंने तो बस उन्हें बताया था और उन्होंने अपने आप को बदला मेरी खुशी के लिए, जो बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। श्रेया पुंज जी, आपकी आने वाली तमाम चीज़ों के लिए आपको ढेर सारी न्यूज़ 18 की तरफ से शुभकामनाएं। ये थी श्रेया पुंज जो सीधे हमसे बातचीत कर रही थी
महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से हलचल मच गई है। एनसीपी नेता अजीत पवार के पार्टी छोड़ने की अटकलें तेज है। हालांकि अजीत पवार और एनसीपी चीफ शरद पवार ने अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया। अजीत पवार ने कहा है कि पार्टी में मतभेद की खबरों में कोई सच्चाई नहीं, सभी नेता शरद पवार के नेतृत्व में एकजुट हैं। महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों फिर से हलचल देखने को मिल रही है। एनसीपी नेता अजीत पवार को लेकर चर्चा जोरों पर थी कि वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं, लेकिन अजीत पवार ने खुद सामने आकर इस बात का खंडन कर दिया। उन्होंने कहा कि एनसीपी में हूं और रहूंगा। इस बयान के साथ ही अजीत पवार के बीजेपी में जाने की अटकलों पर विराम लग गया है। अजीत पवार ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मुझे लेकर जो भी खबरें चलाई जा रही हैं उसमें कोई तथ्य नहीं है। मैंने किसी 40 विधायक के हस्ताक्षर नहीं लिए हैं। वहीं एनसीपी विधायकों के साथ अलग से मुलाकात करने को लेकर सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं हर मंगलवार और बुधवार को विधान भवन कार्यालय में आता हूं। इसका कोई गलत अर्थ मत निकालिए। पार्टी छोड़ने की अफवाहों पर उन्होंने कहा कि क्या अब मैं अपने माथे पर यह लिख के चलूं कि मैं कहीं नहीं जा रहा। राष्ट्रवादीच्या कुठल्या जबाबदार माणसांनी सांगितलं, सांगा ना मला। नाही, हे तुम्ही स्पष्ट सांगता का की नाही भविष्यामध्ये या संदर्भामध्ये मी आपल्याला स्पष्टपणे सांगतो, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना स्वाभिमानातनं त्या ठिकाणी झालेली आहे। 99 साली 10 जूनला शिवाजी पार्कला, तेव्हापासून आम्ही सगळेच जण काम करत आलेलो आहे। आजपर्यंत आम्ही काम करतोय, उद्या पण काम करत राहणार। जोपर्यंत आमच्या जीवात जीव आहे तोपर्यंत आम्ही काम करत राहणार। उधर महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अजीत पवार को कटघरे में खड़ा करना गलत है, क्योंकि पिछले कई महीनों से वो मेरे संपर्क में नहीं है। ये सब बातें चर्चाएं हैं, मुझे लगता है कोई तथ्य नहीं है। मैं पार्टी का अध्यक्ष करके बोल रहा हूं कि इस बात का 3 महीने से अजीत दादा मुझे मिले नहीं है, ना उनसे कभी बात हुई है मेरी 3 महीने में। रह गई अजीत दादा के ऊपर क्यों प्रश्न चिन्ह खड़े किए जा रहे हैं, जब वो बार बार कह रहे हैं कि मेरा ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं, ऐसा कोई विचार नहीं है, और मैं भी कह रहा हूं कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, मैं ऑफिशियल कह रहा हूं। इससे पहले मंगलवार को ही खबर आई थी कि एनसीपी के 54 में से 40 विधायक अजीत पवार के साथ हैं। इन सभी 40 विधायकों से समर्थन पत्रों पर हस्ताक्षर भी लिए गए हैं और जल्दी एनसीपी में 2 फाड़ होकर अजीत पवार के नेतृत्व में एक धड़ा बीजेपी से हाथ मिला सकता है। हालांकि शरद पवार ने इन खबरों को खारिज करते हुए दावा किया कि एनसीपी के सभी 54 एमएलए उनके संपर्क में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मुंबई। अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आपको शायद गुस्सा आए, आप सिस्टम को कोसें भी और लापरवाहों को दोष भी दें, लेकिन इससे कुछ होगा नहीं, कुछ बदलेगा नहीं। बदलेगा तभी जब जिम्मेदार खुद अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, जानेंगे और निभाएंगे भी। लाडली लक्ष्मी है वो, होनहार भी। उसे कहा भी गया था, खूब पढ़ो बिटिया, खूब बढ़ो बिटिया, हम तुम्हारे साथ हैं, प्रशासन तुम्हारे साथ है। लेकिन दिल दहल जाएगा, कलेजा कांप जाएगा जब सुनेंगे इस लाडली की व्यथा। अंकल 5 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जिस चक्कर में पापा ने मतलब मेरे इलाज में दुकान मकान सब कुछ बेच दिया था। वो आज 5 साल से परेशान थे। हैं आए दिन रोज हमारे घर में कहीं दूध वाला, कहीं किराने वाला, कहीं किश्त वाला, कहीं कर्जदार रोज पैसे मांगने आ रहे थे। थक चुके थे वो सारा इस डिप्रेशन में आकर उन्होंने सुसाइड कर लिया। मेरा सम्मान समारोह में जाने का एक ही मोटिव था कि मैं अपनी आवाज़ ऊपर तक पहुंचाऊं, सरकार तक पहुंचाऊं और जो मेरे लिए हो सकता है वो मैं अपने लिए मदद करूं। और मेरा वो मोटिव पूरा हुआ। कलेक्टर सर ने मुझे आश्वासन दिया कि वो मेरे आगे ट्रीटमेंट के लिए, मेरे एजुकेशन के लिए, इवन जो भी योजनाओं का लाभ मेरे परिवार को मिल सकता है, BPL कार्ड, गरीबी रेखा कार्ड, जो भी योजना है सभी का लाभ मिलेगा। लेकिन आज मेरे फादर 1 साल से कलेक्ट्रेट ऑफिस के चक्कर काट रहे। कहीं कहते कलेक्टर ऑफिस, कलेक्टर सर से मिलो, तो कहीं कहते नीरज सर से मिलो, कहीं लोकसभा केंद्र जाओ, कहीं नगर निगम जाओ, कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर आज वो सुन लेते तो आज मेरे पापा मेरे साथ होते और जिंदा होते। वादा नहीं टूटा, टूट गया था एक बाप। साल भर से कोशिश करते करते, कर्ज का तकाजा करने वालों को समझाते समझाते
एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर चक्कर लगाते लगाते टूट गया था वो जिसने बिटिया को बोझ नहीं माना, तब भी नहीं जब 5 साल पहले वो और उसका भाई दुर्घटना का शिकार हो विकलांग हुए। दुकान, घर, सब कुछ लगा दिया दोनों के इलाज में। मेधावी लाडली बिस्तर से ही हौसला बनाए रही। ऐसे ही हालात में उसने हाई स्कूल की परीक्षा दी और मेरिट में आई। नतीजा, लाडली को सम्मान मिला, हौसला मिला, सर्टिफिकेट मिले और वायदा मिला। लेकिन क्या पता था टूट जाने वाला ये वादा खुद नहीं टूटेगा, बल्कि टूटेगा एक परिवार, एक बाप, एक बिटिया और सबसे अव्वल वो भरोसा जो सिस्टम पर कर लिया गया। कोई नहीं सुनेगा हमारी। मैंने बोला नहीं पापा, सरकार सुनेगी हमारी। मैं कलेक्टर सर को कल सुबह फिर फोन करूंगी, मैं महापौर से फिर से बात करूंगी। बोले नहीं बेटा, आज 1 साल से अगर वो सुन लेते तो अपनी स्थिति इतनी खराब नहीं होती है। मैंने बहुत समझाया, बोले फिर उन्होंने फोन काट दिया। एक बाप साल भर तक चक्कर लगाता रहा, एक दफ्तर से दूसरे, दूसरे से तीसरे दफ्तर। दौर ऐसा भी आया कि घर भूखमरी की कगार तक पहुंच गया। कुछ महीने पहले घर में सिलेंडर खत्म हो गया था, खाने को नहीं था, तो वो अपना ब्लड बेच के सिलेंडर लेके आए। पिता प्रमोद गुप्ता की खुदकुशी के बाद पूरा परिवार सदमे में है। घर में चीख पुकार मची है। उधर पुलिस मर्ग कायम कर जांच करने में लगी है। प्रथम दृष्टया घर वालों से पूछताछ की गई तो घर वालों ने बताया हमें कि घर से ये सुबह 4 बजे के करीब अपनी दुकान पर जाने के लिए निकले थे। इनका घर ट्रांसपोर्ट नगर में है, दुकान भी ट्रांसपोर्ट नगर में है। जब इनका फ़ोन नहीं लगा और इनको 8-9 बजे तक कुछ सूचना नहीं मिली तो घर वालों ने इनको ढूंढना चालू किया। तब इन्हें ये तथ्य इनके प्रकाश में आए, इन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मर्ग कायम करके जाँच में जुटी हुई है। सवाल ये कि गुप्ता परिवार की हालत का जिम्मेदार आखिर कौन है? क्यों एक पिता टूट गया? क्यों उसे दफ्तरों के चक्कर लगवाए गए? क्यों उसने खुदकुशी की? क्यों एक होनहार लाडली आज ये सवाल कर रही है? शिवेंद्र सिंह बघेल, न्यूज़ 18, सतना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा